मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान सरकार की बातचीत ही समाधान है। मैं भी मानता हूं हाँ है। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है और इसीलिए सरकार बात कर रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई और बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि नया कानून किसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उधर आज दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद यही सवाल कौनने लगे हैं कि क्या किसान आंदोलन में कुछ देश विरोधी ताकतों ने तो घुसपैठ नहीं कर ली है। कैप्टन अमरिंदर गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान जल्द निकले क्योंकि इससे राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा पड़ सकता है। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से शाहीन बाग एजेंडे को हवा दे रहा है। और देश की बहस में चूंकि टुकड़े टुकड़े गैंग भी आ गया, शाहीन बाग की दादी भी चली गई, भिंडरावाले का नाम भी आ गया। क्या कोई किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? और किसान भाइयों को भी ये देखना चाहिए क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। आज मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, उनकी ही हुई 2 रोटी खाकर आया हुआ हूं, तभी गले से आवाज निकल पा रही है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल सीधे इसी से जुड़ा हुआ है। क्यों कहा अमरिंदर सिंह ने कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो रहा है या खतरा बन सकती है? क्या किसानों की आड़ में मोदी विरोधी अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर बता सकते हैं। शो के दौरान हम आपको इसके जवाब भी दिखाएंगे। हम हर रोज अंत में बताते हैं कि देश की बहस के दर्शक हमारे आज के सवाल पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका जवाब भी देश के अंदर एक ओपिनियन बनाता है, देश के अंदर एक माहौल खड़ा करता है, क्योंकि देश की बहस में ही हमारे दर्शक जुड़ते हैं। देश का इकलौता बहस का शो जहां दर्शक अपने घर से सीधे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और पैनलिस्टों के साथ देश की बहस पर चर्चा करते हैं, मंच को साझा करते हैं और अपने व्यू पॉइंट को आंदोलनकारियों तक पहुंचाएंगे, किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, विपक्षी पार्टियों तक पहुंचाएंगे। और इसीलिए आज का पैनल हमारा बहुत बड़ा है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब लीडर हैं, अकाली दल के कद्दावर नेता हैं। सिरसा साहब जो है वो कई सारे भले के काम करते रहते हैं, लंगर चलवाते हैं कई सारे गुरुद्वारों में और कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। रतनलाल कटारिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है, दलित नेता हैं रतनलाल कटारिया जी और बहुत अच्छी तरह किसानों की समस्याओं को समझते हैं। मेरे साथ सोनिया मान जी हैं जो कि एक एक्टर हैं लेकिन किसान भाइयों के समर्थन में आगे आई हैं। मेरे साथ प्रोफेसर राकेश सिंह है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आते हैं और जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ दविंदर सिंह साहब है जो कि प्रेसिडेंट है संत सिपाही ग्रुप लुधियाना के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं जो कि बहुत जाना माना चेहरा है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा रतनलाल कटारिया जी आपसे, क्योंकि हरियाणा का मसला भी है, पंजाब का भी मसला है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप सेंसिटिविटी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान आया, उन्होंने बयान में यह कहा कि अगर समस्याओं का हल नहीं निकला तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता भी हो सकता है और खतरे में भी पड़ सकती है। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? क्या कोई ऐसा इनपुट है कि कुछ गलत लोग इस आंदोलन को ड्राइव कर रहे हैं, इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के आंदोलन में? देखिए कि ये जो किसान आंदोलन है, हमें तो ऐसा लगता है कि पंजाब से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इसको एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में इस आंदोलन के पीछे हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी
जिसका जहाज डूब रहा है और उसके बड़े बड़े नेताओं ने इन चुनावों में ये कहा है, नतीजे आने पर बिहार और अन्य राज्यों के कपिल सिब्बल ने कहा है और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि चुनाव हारना कांग्रेस की नियति बन चुकी है। उस फ्रस्ट्रेशन में से ही कांग्रेस पार्टी ने इस किसान आंदोलन को पीछे से हवा दी और उसी का परिणाम आज देश में ये देखने को मिल रहा है। अन्यथा भारत की संसद ने तो बहुत बेहतरीन ढंग से किसानों के हक में ये तीनों जो कृषि बिल हैं वो पास कर दिए थे, जो किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए, उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से कदम उठाए गए थे। लेकिन कटारिया जी, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री, आपने कहा इसके पीछे, अखिलेश जी मैं आ रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार की भी अपनी एजेंसी होती है, अमरिंदर सिंह जी की हो सकती है, आपकी भी है, हरियाणा सरकार की भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो शब्द उन्होंने कहा है कि राज्य की, पंजाब की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है और इसका असर नेशनल सिक्योरिटी पे भी पड़ रहा है, तो क्या कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें तो इस आंदोलन में घुसने की कोशिश नहीं कर रही हैं? घुस तो नहीं रही हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो भी बोल रहे थे कनाडा के अंदर कि जहां से खालिस्तानी मूवमेंट चलता है, जहां पर उनके कई सारे खालिस्तान की, अलगाववाद की जो बातें करते हैं उससे जुड़े कई नेता रहते हैं, उन्होंने भी किसानों की बात कही और भारत को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, आप हमारे आंतरिक मामले में मत बोलिए, किसान भाई हमारे घर के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी फिक्र करना जानते हैं। तो क्या इसके पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें घुस रही हैं? क्या अमरिंदर सिंह ये जताने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं और भारत को फूड सिक्योरिटी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में हिंदुस्तान के किसानों ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और आज जो भारत अनाज के मामले में भीख का कटोरा लिए दूसरे देशों के सामने खड़ा रहता था, हिंदुस्तान के किसानों ने दिन रात इतनी मेहनत की और सरकारों ने उनकी मदद भी की। और मोदी जी के नेतृत्व में तो पिछले 6 वर्षों के अंदर उनकी इनकम में और उनकी फसलों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सच है कि आंदोलन किसानों का शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन अगर हम भारतवर्ष के अंदर आंदोलनों के इतिहास को लगाएं तो समय समय पर ऐसे हमारे सामने जो है वाक्य आते रहते हैं कि असामाजिक तत्व भी जो है उस आंदोलन के बीच में घुस जाते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने अभी ताज़ा ही कई आंदोलनों के अंदर देखा है, चाहे वो शाहीन बाग का मसला है और चाहे ही वो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पीछे जो घटना हुई थी। तो इस प्रकार की जो है तत्व भी ऐसे आंदोलनों में शामिल होने का खतरा बना रहता है, लेकिन भारत सरकार की उसके ऊपर कड़ी नज़र बनी हुई है। तो क्या ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि मनोज तिवारी ने भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले घुसना चाह रहे हैं, शाहीन बाग की दादी द वायर पर घोषणा करके गई बिल्किस बानो कि मैं वहां जा रही हूं, पुलिस ने उनको समझा बुझा के वापस भेजा। क्या ऐसे लोग इस असामाजिक जिनको आप कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी जिनको आप कह रहे हैं, क्या किसान भाइयों के आंदोलन में घुस गए हैं? सरकार की क्या जानकारी है? देखिए, आज जो बातचीत के 4 दौर पूरे हो चुके हैं और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में आज की बातचीत किसान संगठनों के साथ हुई है। 5 तारीख को फिर होगी और हमें लगता है कि जो किसानों की जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं का समाधान कर लिया जाएगा और सरकार इस आंदोलन के बीच में कुछ जो असामाजिक तत्वों के प्रवेश होने का जो डर बना हुआ है, उस डर को भी सरकार और एजेंसियां बड़ी नज़दीकी से देख रही हैं
हमने पहले भी दूसरे आंदोलनों में ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और अब फिर अगर किसान आंदोलन की आड़ में कुछ इस प्रकार के तत्व भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसे हर व्यक्ति को बेनकाब करके भारत के कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात की रतनलाल कटारिया जी। मैं आपके पास आऊंगा, सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास पर चलता हूं, उसके बाद सिरसा जी के पास जाऊंगा। जो शब्द का इस्तेमाल अमरिंदर सिंह जी ने किया, कैप्टन साहब ने, वो ये किया कि इससे नेशनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है अगर किसानों की मांगे नहीं मांगी गई। तो क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम करने वाले लोग इस आंदोलन में आ चुके हैं? अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के होने के नाते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं, असामाजिक तत्व तो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे सरकार निपटेगी। देखिए, बीजेपी जो है ना बड़ी मायावी पार्टी है, क्योंकि इसने शुरू से किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज अभी भी बता रहे हैं। तो ये भूमिकाएं बना रहे हैं। हो सकता हो ये लोग कुछ गड़बड़ करने की बात करते हो, या पूरे देश का किसान आंदोलित हो रहा है तो बहुत सी चीजें प्रभावित हो रही हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, गौर करने वाली चीजें। आज जो ये मोदी जी की सरकार है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। ये भारतीयों या भारतवासियों के लिए राज नहीं करती। सर एक मिनट अखिलेश जी, हम भाषण और रिटोरिक पर जाएं उससे पहले मेरी इस बात का जवाब तो दे दीजिए। कैप्टन साहब एक गंभीर राजनेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, कई राज्य सरकारों के मतलब कई बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके सबसे गंभीर नेताओं में से एक हैं। अगर वो गृह मंत्री से बाहर निकलकर बोलते हैं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, तो इस पर चर्चा तो बनती है ना। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप बीजेपी की मायावती को छोड़ के आप क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता से निकली हुई बात है, जिसका जवाब मैं रतनलाल जी से चाह रहा था। आपका ध्यान कहीं और था लग रहा है। मैंने शुरू में वही कहा, फिर दोहरा दे रहा हूं। सर मैं जब आपको देखता हूं तो सिर्फ आपको ही देखता हूं, मुझे बड़ा प्रेम है। सुनिए, जब ये आंदोलन, मैं अपने बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है वो इस बात के लिए कहे हो कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चाइनीज, विदेशी षड्यंत्रकारी की संज्ञा दी थी। तो वो इस तरह के षड्यंत्र कहीं तो नहीं रच रहे हैं कि अपनी कहे बातों को प्रूफ करने के लिए, ये बीजेपी के लोग। दूसरी बात, जब पूरे देश में आंदोलन होगा तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं हुआ क्या? जब सब लोग आंदोलन हो गए। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। मैंने आपसे कहा ना कि ये साहब बहादुर के ही लिए काम करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। इसका ये जो कानून है कहीं किसान के लिए है नहीं। ये तीनों कानून ये कारपोरेटों के लिए है। मैं बड़े सामान्य ढंग से तीनों कानून बता दे रहा हूं। तीनों कानून में क्या है? एक कानून में है ईसी एक्ट जो है वो हटा दिया है, क्लास 3। आप जितना चाहें स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, कालाबाजारी करा सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं, आप अलाउ कर दिएगा इसके लिए। दूसरा जो है, जो कारपोरेट चाहेगा कारपोरेट फार्मिंग कराएगा, जो चाहेगा वो फसल बोआएगा, वो खरीदेगा। और तीसरा जो है, जिस रेट पे चाहेगा वो खरीदेगा। कोई एमएसपी मैंडेटरी नहीं है। जिस रेट पे चाहेगा खरीदेगा और जिस रेट पे चाहेगा बेचेगा। इसमें कहीं तीनों बिल में कोई भी व्यक्ति बता दे कि किसानों के इंटरेस्ट को इसमें कहीं रखा गया है तो हम मानने को तैयार हैं। यह सिर्फ कारपोरेट के इंटरेस्ट को रखा गया है। और देखिए इसके नुकसान क्या क्या होंगे, बहुत भयंकर नुकसान होंगे। हम आज 70%, 68, 69% लोगों को खाद्य सुरक्षा बिल के तहत कवर करते हैं। उनकी जब पीडीएस स्कीम चलाते हैं, जब हम सरकारी खरीद नहीं करेंगे, गोदामों को खत्म कर रहे हैं एफसीआई के, तो हमारे पास जब अनाज नहीं रहेंगे तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? आज हम 25 किलो 35 किलो खाद्यान्न हर परिवार को देते हैं, एक एक परिवार को, गरीबी की रेखा उसके इस तरह करके, तो हम वो खरीदेंगे नहीं। अगर उसको हमें चलाना होगा तो हम प्राइवेट से खरीदेंगे, फिर प्राइवेट मनमाना रेट बताएंगे। और अगर ये नहीं करेंगे
तो ये पीडीएस स्कीम को खत्म कर देंगे, कहेंगे आपके खाते में हम 200 रुपए ठीक भेज है, दे रहे हैं। आपने अपनी बात तो कही ये अखिलेश जी, लंबी समझ तैयारी गया। है। हम ये पॉइंट ये कई दिनों से सुन रहे हैं, आपने अपनी बात बड़े प्रभावी ढंग से कही। सिरसा जी के पास चलता हूं। सिरसा जी, मेरा सीधा सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप इस बात को कैसे लेते हैं कि आगे चलकर अगर समाधान नहीं निकला तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा? और दूसरा, आज जो प्रकाश सिंह बादल जैसे वरिष्ठ नेता, शायद ही उन्होंने ऐसे कोई राजनीतिक कदम उठाए हों, जब उन्होंने अवार्ड वापसी की है तो ये असहिष्णुता वाले टाइम की याद नहीं दिला रहा? क्या ये आपको जरूरी लगा था सिरसा जी? अब मैंने सबकी बात सुनी, मेरी बात भी ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले तो मैं बात करता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बयान की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो बयान दिया है, ये बयान उन्होंने इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए दिया है। उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बड़ी को क्लियर कह दिया कि आंदोलन देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, मतलब आंदोलनकारी जो है वो एंटी नेशनल है। तो ये उनका जो बयान है, ये बहुत ही खतरनाक बयान है, किसान आंदोलन को कमजोर करने वाला बयान है, और किसानी को देशद्रोही बताना ये बहुत बड़ा पाप है। और अमरिंदर सिंह ने को बयान पहली बार नहीं दिया, अमरिंदर सिंह जी ने यह बयान तीसरी बार दिया है। सबसे पहले तब दिया था जब करतारपुर का कॉरिडोर खोल रहा था, सारी दुनिया कह रही थी कि वहां से असीसें आएंगी, गुरु साहब का आशीर्वाद मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे वहां से आतंकवाद आएगा। और आपके ध्यान के लिए, थोड़े दिन पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही जब चल रहा था, तब भी उन्होंने यही अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, और तीसरी बार उन्होंने अब ये बयान दिया है। एक बात, मुझे इस बात का बड़ा खेद और दुख है कि किसान अपनी रोजी रोटी के लिए, किसान अपने आंदोलन, अपने खेत बचाने के लिए, अपनी उपज बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको देशद्रोही कह रहे हैं। मैं एक बात आपके ध्यान में ला दूं, शायद आपके स्रोतों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आज जानकारी दे दूं। 4 दिन पहले जो एक नौजवान दोस्त हमारा बॉर्डर पर आतंकियों के साथ लड़ता पाकिस्तान के साथ शहीद हुआ था, उसकी शहादत की खबर उसके पिता को इसी बॉर्डर पर, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर बैठे मिली थी कि तेरा बेटा देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। क्या ऐसे लोगों से अगर आंतरिक देश को खतरा है तो भाई फिर देश के खतरे के बारे में हम भी कुछ नहीं बोल सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बता सकते हैं कि इन लोगों से भी देश को अगर खतरा है। दूसरी बात, अब आई बात सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की। सरदार प्रकाश सिंह बादल एक स्टेट्समैन है। देश के अंदर कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन के 18 साल, 18 महीने नहीं, 18 साल पंजाबियत और देश के लिए जेलों में निकाले, और वो भी आजादी के बाद। 18 साल का रकबा, 18 साल का वकबा किसी इंसान की जिंदगी के लिए कितना बड़ा हो सकता है, आप उसके महीने समझ सकते हैं। ऐसे आदमी को इस बात का दर्द हुआ, अगर आपने उनकी चिट्ठी पढ़ी हो, कि मुझे इस बात का दर्द है कि किसान इतने दिन से भटक रहा है, उसकी सरकार सुनने को तैयार नहीं। और सबसे ज्यादा वो भी इसी बात से आहत हुए कि टीवी चैनलों के ऊपर किसान को आतंकी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है। ये दर्द है, मुझे ये दुख है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में मैं किसान का बेटा होकर, एक किसान होकर ये अवार्ड मैं रखूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आज वो कहने को क्यों मजबूर हुए 3 महीनों बाद, जब किसान का समाधान नहीं निकला? समाधान निकालने की बजाय किसान को बार बार एंटी नेशनल बताकर और उसकी इस मूवमेंट को कमजोर की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज सरदार प्रकाश सिंह बादल ने आज होकर ये कदम उठाया। शायद वो कभी कदम ना उठाना चाहते, एनडीए के अलायंस पार्टनर रहे थे, लेकिन अलायंस छोड़ना पड़ा, वजारत छोड़नी पड़ी, और आज अवार्ड भी उन्होंने छोड़ा कि मुझे ऐसा अवार्ड नहीं चाहिए जो किसानी को इंसाफ ना दिला सकता हो। ठीक है सिरसा जी, बड़े पॉइंटेड आपने बात कही, लेकिन मैं सबसे पहले कक्का जी के पास चलता हूं। जुड़ गए शिव कुमार शर्मा कक्का, किसान नेता हैं, देश में सब जानते हैं उनको। कक्का जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बैठक से आप सीधे आ रहे हैं, विज्ञान भवन से आप सीधे आ रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, राकेश टिकैत ने कहा कुछ बात आगे बढ़ी है, क्या एमएसपी पर सरकार कुछ लिखकर देने के लिए तैयार है? क्या कुछ संशोधनों को बिल में लागू करके संसद से पास कराने के लिए सरकार राजी हो गई है? क्या संकेत मिले आपको सरकार से? देखिए, 7 घंटे बैठक चली है आज। पहली सत्र में हम लोगों ने साफ कहा, अपनी मंशा जाहिर की कि जो बिंदु है इसमें आपत्तिजनक, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हमारी सीधी मांग ये है कि तीनों अध्यादेश को आप निरस्त करें और एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून बनाएं। उसके लिए 1 दिन का सत्र को बुलाना पड़ेगा। परंतु सत्र के दूसरे सत्र जब आया तो माननीय मंत्री जी ने कहा, तीनों मंत्रियों ने, कि भाई कम से कम जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है उस पर चर्चा करें। तो चूंकि पूरी सरकार, भाजपा के सांसद और नेता लगातार, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये बहुत फायदे का अध्यादेश है, इससे किसान लहलहा जाएगा, आय चौगनी दुगनी हो जाएगी, तो हमको ये बताना जरूरी था कि इतना झूठ मत बोलिए। इसलिए हम लोगों ने चर्चा पर
उनसे कहा कि ठीक है, हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। बिंदुवार चर्चाओं में जब बातचीत आई तो मंत्री जी बोले कि एमएसपी पर हम अपनी सहमति देते हैं कि हाँ, एमएसपी का आश्वस्त करते हैं हम एमएसपी पर आपको। दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात भी आती है समझ में कि हम एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं 3 अध्यादेश में, उसके बाद सेकंड अपील है कलेक्टर के यहाँ। एसडीएम और कलेक्टर सरकार के दबाव में काम करते हैं। हमने कहा हम न्यायालय क्यों नहीं जा सकते, तो न्यायालय जाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, न्यायालय जाने के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो आपका ये जो व्यापारी है उसका लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के वो हमारा माल परचेज करेगा, केवल पैन नंबर जरूरी है, और वो भाग जाएगा तो उसको आप कहाँ पकड़ेंगे, हम कहाँ पकड़ेंगे उसको। तो बोले उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस पर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं। फिर आया मामला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था कि भूमि पर, जो हमारी भूमि है उस पर कोई अगर बिल्डिंग बनाता है, मकान बनाता है, जो लीज पर लेगा हमसे, कॉन्ट्रैक्ट पर लेगा, तो वो कल वो हमारी ज़मीन भी उस पर गिरवी रखी जाएगी और वो कल भाग जाए और या उस पर लोन छोड़ जाए तो हमारी भूमि की क्या सुरक्षा रहेगी। तो बोले भूमि की भी हम आपको सुरक्षा के लिए आश्वस्त करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी आप लोगों की भूमि ठेके पर लेगा या लीज पर लेगा, उससे हम एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे रजिस्ट्री होती है वैसी एक कम स्टाम्प के ड्यूटी पर एक रजिस्ट्री होगी और उसमें वो तमाम शर्तें होंगी जो किसान के लिए आवश्यक है। हम लोगों ने कहा कि तो ठीक है, परंतु हम ये चाहते हैं कि जब इन अध्यादेशों में कुछ खास नहीं बचा है, राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में एक मॉडल एक्ट, मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं, आप जानते हैं जी। एक मॉडल एक्ट लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी। मॉडल एक्ट में प्राइवेट मंडियां होंगी और प्राइवेट मंडियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन सरकार निःशुल्क देगी। इंदौर में अकेले में 25 व्यापारियों ने अप्लाई किया है जमीन के लिए कि हम प्राइवेट मंडी खोलेंगे। प्राइवेट मंडी में तौल कांटे में सबसे ज़्यादा बेईमानी होती है। तौल कांटा प्राइवेट व्यापारी का होगा तो लावटी प्राइवेट व्यापारी के होंगे, हिमाल भी उसी के होंगे और 3 दिन बाद भुगतान मिलेगा हमको। तो इसका हम विरोध करते हैं कि प्राइवेट मंडियां नहीं होना चाहिए, सरकारी मंडी में भी हम बेईमानी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए चूंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है तो हम अब इससे सहमत नहीं है। छोटी छोटी और भी बिंदु हैं, आप ये तीनों काले कानूनों को निरस्त करें और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाएं, ये हमारी मांग है जी। मतलब 2 स्ट्रेट मांग कि पहली बात तीनों कानून निरस्त हो, दूसरी मांग एमएसपी के लिए कानून आए जो नए सिरे से आए। ये आपकी मतलब इस पर आप फर्म है और किसान भी यही चाहते हैं, जितने संगठन है एक मत थे सब। हाँ जी, इस मुद्दे पर भारत के सारे संगठन, किसान एक मत हैं कि काला कानून वापस हो, जिसको ये तमाम नेता लोग जो शासन में बैठे लोग हैं, भी वो भाई साहब हरियाणा वाले थे, कौन कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया। तो मैं बता दूं आपको चौरसिया जी, 6.5 साल में मोदी जी ने 18 कानून किसान विरोधी और अभी की पार्लियामेंट में 32 कानून मजदूर विरोधी, ये 50 कानून पास किए हैं। उसकी हमारी लड़ाई होगी। लैंड बिल भी एक आया था, उसमें भी अनिवार्य, मोदी जी का कोई भी कानून हो हम न्यायालय नहीं जा सकते। लैंड बिल जब आया, हम 10,000 किसान लेके मध्य प्रदेश से पैदल यहाँ दिल्ली आए हुए थे, तो चूंकि राज्यसभा में वो पास नहीं हो सका तो उस समय 20 राज्यों में भाजपा शासित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि लैंड राज्य का विषय है, इसीलिए लैंड राज्य का विषय है, मुख्यमंत्री इसको लागू करें। तो 20 राज्यों में वो लैंड बिल लागू है, जिसमें किसान की जमीन को छीनकर उद्योगपतियों को देने का प्रावधान है। तो ये पूरे तीनों अध्यादेश के पीछे एक मंशा है सरकार की, वो हमको पता है। वो मंशा ये है कि प्राइवेट मंडियां होंगी और व्यापारी को लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। तो व्यापारी को लाइसेंस आवश्यक क्यों नहीं है? क्योंकि अडानी अंबानी साहब भारत की 700 मंडियों में माल खरीदेंगे। ये 12 लाख हजार करोड़ का इस देश का सबसे बड़ा व्यापार है कृषि का। उस पर निगाह इस देश के उद्योगपतियों की है, पूंजीपतियों की है, जो भाजपा के करीबी लोग हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा ये जानने के लिए कि क्या बड़े पूंजीपतियों की, ठीक है, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, मैं आपके पास ये जानने आऊंगा कि क्या बड़े पूंजीपतियों की व्यापार पर नजर आगे बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये एक बहस का विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। रतनलाल कटारिया जी,
कानून वापस हो, इससे कम पर किसान मानने को राजी नहीं है। इसके बाद दूसरा एमएसपी पर कानून बने, इससे भी कम पर मानने को राजी नहीं है। अब आपके सामने क्या चुनौती है? वो तो कह रहे हैं कि ये तो काले कानून है भाई, और सब एक मत है इस मसले पर। देखिए, हमारी नजर में तो ये काले कानून नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी को दुगना बढ़ाने वाले कानून हैं। और पार्लियामेंट में जब चर्चा हो रही थी, मैं उस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि जिस दिन ये बिल पास होने थे तो उस दिन ना तो श्रीमती सोनिया गांधी जी संसद में आई, ना राहुल गांधी जी संसद के अंदर अब आए, मुझे बोलना पड़ेगा। और रसिया, जब मुझे बोलना राज्यसभा पड़ेगा। में भी मंत्री होने के नाते मैं उस दिन गया था। तो अपना अहमद पटेल जी के बोलने के बाद जब वोटिंग काला की दिवस बात था आई संसदीय इतिहास तो का। कांग्रेस ये पार्टी, जो बिल तृणमूल पास कराया गया था, कांग्रेस ये और काला अन्य दिवस दलों था ने संसदीय हंगामा खड़ा इतिहास कर का। दिया। चेयरमैन के राज्यसभा ऊपर में जो किस है तरह वो से सारे कागज अखिलेश जी, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए। मुझे मालूम है क्या हुआ है, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। कटारिया जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेने दीजिए। कृषि बिलों का एजेंडा नहीं था, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की बात थी। ठीक है, राजनीतिक स्वार्थों की बात थी, लेकिन कटारिया जी सवाल ये भी, और इसीलिए मैं सिरसा जी से सवाल लूंगा, आपके सबसे पुराने एलाइज आपको छोड़ के चले गए इस कानून पर। अगर आप अपने सबसे पुराने एलाइज अकाली दल को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो फिर आप किसानों को कैसे करेंगे? सिरसा जी, ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? आपके भी हाथ आऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा। हमने भी बार बार हमने इनको ये बहुत कहा कोशिश था की कि आप जो आज अपने किसान कह रहे हैं कि allies, एमएसपी को कंफर्म करो, अकाली दल लोकसभा को में, भी राज्यसभा में समझाने कानून की बनाओ, कि लेकिन ये ये हमें समझाने की जरूरत जो नहीं है। आप तीनों किसान को कानून समझा बन पा रहे हमें नहीं हैं, समझा पा रहे, ये फिर भी आप बहुत कह रहे हैं सोच कानून अच्छा समझ है। के बनाए गए। कटारिया जी, सिरसा जी को टाइम दिया मैंने, आपको पूरा टाइम दिया। सिरसा जी को कंप्लीट करने दीजिए। सिरसा जी, आवाज का पिच थोड़ा हाई रखिए प्लीज। इनकी दिक्कत पता क्या है, ना तो ये हमें लोकसभा में विधानसभा में बोलने देते हैं, ना किसानों को बात करते हैं, और ना ही टीवी पे बोलने देते हैं। देखिए कटारिया जी की कितनी जाती है मेरे साथ, पहले उठाना पड़ा। देखिए कितनी जाती कर रहे हैं आप, ये देखिए आप। दिलचस्पी लेनी मैं थी चुप कर जाता हूँ, नहीं बोलते इनको अकेले बोल रहे। लेते कटारिया जी, सिरसा जी को बोलने दीजिए अगर प्लीज। कोई बात इनकी वजनदार बात बनती तो उस समय विचार हो सकता था। सिरसा जी आज प्लीज। केवल राजनीति ये तो करने भाषण के देने लिए आए यहाँ पे कटारिया जी, है भाषण देने का टाइम नहीं है। कटारिया ये जी बात प्लीज, नहीं आपका है। वक्त हो गया। ये सिरसा जी टीवी को है। बोलने दीजिए। सिर्फ सिरसा जी की आवाज। कटारिया जी प्लीज। कटारिया जी, ये भाषण देने के लिए नहीं, स्टेज नहीं है, ये टीवी है। यहाँ पे अगले को बात रखने दो, हमें भी बोलने दो। ऐसा है, अकाली दल क्यों संतुष्ट नहीं हुआ? क्योंकि किसान संतुष्ट नहीं हुआ। अगर किसान संतुष्ट हो जाता तो हम भी संतुष्ट हैं। और किसान क्यों नहीं संतुष्ट हुआ? क्योंकि कानून काला है। अब उस काले कानून को मैं तो आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ ये क्या चाहते हैं। ये कहते हैं हम आपको घी खिलाएंगे, वो भी बांध के खिलाएंगे डालडा, कहेंगे देसी। अब इस बात का इलाज क्या है जी, आप बताओ। अब आप डालडे को देसी कह के खिलाना चाहते हो और बांध के जबरदस्ती खिलाना चाहते हो। किसान कहता है ये कानून अच्छा नहीं है, इस कानून को देख के किसान रो रहा है। आप कह रहे हैं इस कानून को देख के तुम हंसो। किसान कह रहा है मेरी जमीन हड़प दी जाएगी। आप कह रहे हैं जी एसडीएम से ऊपर तू जा ही नहीं सकता। अब बताइए ऐसा कानून क्यों बनाया कि एसडीएम के ऊपर नहीं जा सकता किसान? क्यों किसान को अपनी जायदाद का हक नहीं है? आपने इसका हक ही छीन दिया। ठीक है, और 30 उसके बाद सेकंड डंडे मारते अखिलेश जी हैं, को, हरियाणा में अखिलेश जी जाता को भी है, निकलना है। कटारिया सिरसा जी, जहाँ से 30 आए सेकंड हैं, अखिलेश जी वहाँ पे जाते बोलिए। हैं तो डंडे मारते हैं, पानी ये बरसाते हैं, सिरसा जी और फिर खामोश कहते हैं में किसान बोलता। रोता क्यों दीपक नहीं? जी, सोनिया जी, राकेश जी और सिंह साहब, मैं तीनों से माफी मांगता हूँ। हमारे पास बहुत 1 घंटे का वक्त है, मैं तीनों से माफी मांगता हूँ। इन तीनों को 9 बजे जाना है। अखिलेश जी बस 10 सेकंड में बने। देखिए, हम आदरणीय मंत्री जी जो इतनी कृपा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वर्णिम बिल है, कृपया करके इतनी कृपा ना करें, अपना बिल अपने पास रखे रहें। इतने आसान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो ये पार्लियामेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? मोदी जी से लगा, मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती रहती है। पार्लियामेंट में कैसे, लोकसभा में कैसे पास हुआ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और राज्यसभा में रिटर्न डिवीजन के बाद भी, रिटर्न देने के बाद कि वोट ऑफ डिवीजन होगा, बहस होगी, किस तरह से लूट करके इस बिल को पास कराया। एक संसदीय इतिहास का काला दिवस था, वो सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मैं अंतिम खत्म करना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी मैंडेटरी कहा था, लोकसभा में अरुण जेटली जी ने क्या कहा था,
तीसरी बात, राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, इन सारे चीजों से आज जब ये लोग सत्ता में आ गए तो पलट क्यों गए? एमएसपी क्यों नहीं? ये तीनों बिल स्वर्णिम है अडानी अंबानी के लिए, किसानों के लिए काला बिल है, और ये अडानी अंबानी के लिए ही बिल है, कारपोरेट बिल है, किसान बिल नहीं, इसे वापस लिया जाए। ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन राकेश सिंह जी, क्या इस कानून का इतना विरोध होना चाहिए? एमएसपी वाली बात समझ में आती है कि किसान रिटर्न गारंटी चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बाकी क्लॉज भी किसान विरोधी है? फिर सोनिया जी के पास आऊंगा और फिर सिंह साहब के पास। देखिए, आज भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बर्थ एनिवर्सरी है और पूरा देश कृषि शिक्षा दिवस मना रहा है, और मुझे आशा है कि इसका सलूशन निकलना चाहिए। जहाँ तक एमएसपी की बात है, ये हम भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार केवल 23-24 फसलों की ही एमएसपी घोषित करती है। हमारा हार्टिकल्चरल प्रोडक्शन, औद्यानिक फसलों का उत्पादन 314 मिलियन टन से ज़्यादा है, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन 297 मिलियन टन है। क्या किसी औद्यानिक फसल का एमएसपी घोषित होता है? क्या उन किसानों को किसी एमएसपी का लाभ मिलता है? और जहाँ तक खाद्यान्न में है, एमएसपी प्रभावी 2 ही फसलों पे है, धान और गेहूं पे। अभी तक जो विपणन सीजन चल रहा है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा का धान का प्रोक्योरमेंट हुआ है, जिसका 65% से अधिक केवल पंजाब से प्रोक्योरमेंट हुआ है। स्वाभाविक है कि पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों की ये संशा कि कहीं एमएसपी ख़त्म ना हो जाए, लेकिन एमएसपी पहले भी गारंटेड नहीं थी, यानी गारंटी नहीं थी कि नहीं एमएसपी बाज़ार में आढ़तिया एमएसपी पे ही खरीदेगा, और इस तरह से इस एमएसपी से संबंधित इस अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, एमएसपी से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं, पुरानी व्यवस्था लागू, तो विरोध क्यों? मैं सीधे सिंह साहब से पूछता हूं। सर, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करें तो बेहतर होगा, तो लोगों को समझ में आएगा। देवेंद्र सिंह साहब बताइए मुझे, एमएसपी पर पहले भी कानून नहीं, अब क्यों? और फिर विक्रम आवाना के पास जाऊंगा, नोएडा और सोनिया जी के पास जाऊंगा, पहले सोनिया जी के पास फिर विक्रम आवाना के पास। बताइए देवेंद्र सिंह जी, आप क्या सोचते हैं? पहले सर मुझे तो एक बात समझ आती कि कानून जो हमारी सरकारें, जो हमारे मंत्री, हम आम लोगों की वोट लेते हैं, वोट लेके इनके पास एक बड़ी ताकत आ जाती है, तो कानून बनता है जनता के लिए। जब ये इनके कानून जनता को ही पसंद नहीं है, जनता के काबिल ही नहीं है, तो कानून किस काम के हैं? ठीक है ना। अगर जनता खुद कह रही है कि भाई हमने ये कानून हमारे को नहीं चाहिए, तो कम से कम इन लोगों की दिक्कत क्या है? आप किसी हमारे नेता की बात कर रहे हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे आज पद्म भूषण वापस करने वाले प्रकाश सिंह बादल हो, कौन सा हमारा पंजाब का लीडर है वो अपना हाथ उठाकर बोले कि मैंने इस बिल पर साइन नहीं किए? मैं एक आम किसान हूं, मैं अपने अंदर का दर्द जो है आप लोगों को, जनता को मैं बता के रहूंगा आज कि कौन हमारा पंजाब का लीडर है। हमारे पंजाब के नेताओं ने, चाहे वो धार्मिक लेवल वाले बंदे हो, चाहे राजनीति वाले बंदे हो, इन लोगों ने हमें सिर्फ 2 चीजों में उलझा के रखा हुआ है पंजाब की आम जनता को। एक तो जहां तो धर्म के चिकारों में, या राशन के लारों में, ठीक है ना। अभी जब ये कानून हमें पसंद ही नहीं है भाई, अब हम अपने घर बार बच्चे छोड़ के दिल्ली में जाके कूद कर मरने पे तैयार हैं, और अब हमारे हर रोज 1-2 बंदे जो है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान, चाहे एक्सीडेंट में, हर रोज उनकी खबरें आती हैं कि डेथ हो चुकी है, उनकी मौत हो गई है। इनका जिम्मेदार कौन है? उनके घर में छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, बूढ़े माँ बाप रह गए। कभी किसान का दर्द ये लोग क्या जानेंगे यार? जो संसद में बैठ के भटूरे छोले खा के कॉफी के कप पी के जाते हैं, ये क्या जानेंगे किसानों का दर्द? किसानों का दर्द जानना है तो जमीनी लेवल पे आके गांव में देखो, आके हमारे पिंडों में आके देखो, ठीक है ना। क्या बात है? किसी की माँ बीमार पड़ी है, किसी की भाई बहन की शादी है, तो कोई कर्जे के जिसके पास सबको बीमारी के लिए, जूझने के लिए, कैंसर पीड़ित के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी जमीन पे जब कर्जा लेता है तो वो बंदा बेचारा ना तो कर्जा उतार सकता है, ये ना लोग हमारे फजल का मुझे ठीक है। मैं ये सभी का दर्द है सर, ये सभी का दर्द है, ये हर उस इंसान का दर्द है जो रह रहा है, जीवन एक संघर्ष है और वो उसके साथ कर रहा है। लेकिन सिंह साहब, मैंने सवाल जो पूछा था, एमएसपी कोई गारंटेड तो है नहीं, पंजाब में खरीद होती है, 90%, 96% किसान तो एमएसपी पा भी नहीं पाता।
तो इसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन क्यों? और सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही एक्टिवली क्यों शामिल है? बात के लोग तो एक एक करके आ रहे हैं ना, अभी तो आए नहीं। आंदोलन तो सबसे पहले पंजाब में शुरू हुआ था। क्यों? इसलिए क्योंकि एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब में होती है, इसलिए आप गारंटी चाहते हैं। बाकी सारी फसलों की एमएसपी तो आती भी नहीं। सर बाकी सब चीजों पर आती तो हमारी फसलों पर क्यों नहीं आती सर? हरियाणा क्यों नहीं चाहता? हरियाणा बिल्कुल हमारे साथ खड़ा है। ये बात गुजरात वाले जो दूसरे तीसरे सभी है, कल कम कुछ लोग हैं जो जिनका जो मीडिया जो है, कुछ लोग तो आपका धन्यवाद, हमारी जो आवाज है वो जनता तक पहुंचा रहे हो। कुछ तो मीडिया वाले जो जिसको हम गोदी मीडिया बोल रहे हैं, पंजाब वाले, कौन हमारी बात पहुंचाता है? आज हिमाचल वाले रो रहे हैं, सारी गुजरात वाले रो रहे हैं, हरियाणा वाले साथ में आ गए, और क्या होता है? और ठीक है सोनिया जी, क्या आपको लगता है कि एमएसपी जो कभी कानूनी तौर पर मैंडेटरी नहीं रही, राकेश जी ने समझाया क्यों नहीं रही? उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर के फसलों की एमएसपी तो आती भी नहीं है, और एमएसपी खाली ग्रेन्स की आती है और दलहन की आती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मांग को जायज मानते हैं और क्या इसके लिए यह आंदोलन? और सिर्फ ये भी एक सवाल है कि सिर्फ एक तरफ के किसान हैं, यह सवाल उठ रहा है नेशनल लेवल पर। आपका शेयर हो रहा है भाई, पिछले कई दिनों से किसानी आंदोलन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ, ठीक है। और ये जो बिल मोदी जी ने लागू किया है, ये हमारे किसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब हमारे किसान उठ के, चाहे हमारे यहाँ के सीएम हो, वो उठ के कह रहे हैं कि ये हमारे किसानों के लिए नहीं सही है, तो इनको, जो किसान हैं, हम एक वोट दे दे के गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इनको हमारी एक सिक्योरिटी देखनी चाहिए। इतनी अच्छा सोनिया जी, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, हमको पता है किन चीजों पर दिक्कत है। सोनिया जी, मैं एक मिनट मैं आपका ध्यान एक बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के किसान के बहुत बड़े नेता मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ सोनिया जी सीधे उनसे बात करें, आप उनसे बात करें और डिस्कस करें कि ये बुद्धि हुआ है, इसको आप समझाइए कि मुझे कैसे फायदा होगा। चेहर साहब और सोनिया जी को लाइए। सोनिया जी पूछे, एक एक करके सवाल पूछे, लंबी बात मत करें, एक एक सवाल का जवाब लेते हैं। सबसे पहले एमएसपी से शुरू करें। एमएसपी पर आपकी क्या प्रॉब्लम है, बताइए उनको। देखिए चौरसिया जी, ये तीनों एमएसपी फिक्स रहनी चाहिए। एमएसपी के रेट के नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमें कोई जरूरत नहीं है पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। हमें ये कॉर्पोरेट कंपनियां ना बताएं कि हमें पंजाब में फार्मिंग कैसे करनी है। और ये जो बिल बनाया गया है, ये स्पेशली अंबानी अंडानी के लिए बनाया गया है, ना कि हमारे फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए बनाया गया है। सो हमें ये वाला बिल वापस चाहिए। और अगर ये सारे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे फार्मर्स के ऊपर कि ये एंटी नेशनल और ये खालिस्तानी मूवमेंट, ये सब कुछ झूठ है। हम एक एक आंदोलन में जाते हैं, एक एक धरने पे बैठते हैं, सारे फार्मर्स बैठते हैं, फार्मर्स की फैमिली बैठते हैं। मैं खुद फार्मर की बेटी हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मैंने आपसे पूछा, पॉइंट बार पॉइंट चले, आपने पूरी भाषण दे दिया। सोनिया जी रुकिए एक मिनट, चेहर साहब आप जवाब देंगे इस बात का, लेकिन उससे पहले विक्रम हवाना। एक मिनट सोनिया जी, ये टेलीविजन डिबेट है। सोनिया जी, यहाँ पर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होता है, दर्शक भूल जाते हैं। सोनिया जी, आप टेलीविजन डिबेट की कंपल्शन समझिए। आप अगर एक एक पॉइंट पर, अगर चेहर साहब ही आपकी आधी बातें भूल जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? अगर आप इतनी लंबा बोलेंगे और सब पॉइंट को एक साथ मिक्स कर लेंगी, ऐसा टीवी डिबेट में नहीं होता। विक्रम अवाना, जल्दी से अपनी बात कहिए। क्या मानते हैं आप किसानों के आंदोलन के बारे में? आज जो बातें हुई उसको देखकर आपको लगता है कोई रास्ता निकलने वाला है? से जुड़ी हुई है। अगर ये सरकार ये चाहती है कि किसानों का भला करना है, तो आप ये देख लीजिए कि आज 1% युवा किसान बनना चाहता है और एक किसान की 77,000 रुपये सालाना कमाई है। अगर किसानों को एमएसपी रेट या कोई भी अच्छे फसल का रेट मिलेगा तो वो तो आज मिलता रहा है और अभी मिल रहा है, लेकिन अभी धरने से ये होता कि उनको मिलेगा तो पलायन बंद होगा। किसानों को इसकी जो हमने देखा, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीजें बढ़ रही हैं, ईंट भट्टे बढ़ रहे हैं, रोड बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन किसानों का रेट आज तक क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, चलिए चेहर साहब, यहां पर लगता है कि इस वक्त मोदी सरकार या आप लोग शायद ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सोनिया जी के बड़े सीधे और तीखे सवाल है, यही बात सिंह साहब ने कही है, देवेंद्र सिंह साहब। बताइए चेहर साहब, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आवाज आ रही है मेरी दीपक जी? हाँ बिल्कुल, बोलिए। दीपक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं स्वयं किसान हूं और किसान का बेटा हूं,
और किसान के दुख और दर्द को मैंने महसूस किया है। पिछले 60 सालों से किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किसानों की जो दुर्दशा की है, आज उसी का ही आक्रोश है। लंबे समय से किसान जिस तरह से पीड़ित रहा, शोषित रहा, वंचित रहा, उसको कभी आय नहीं बढ़ाई गई, उसका मान सम्मान कभी नहीं किया, गांव गली गलियारे की तरफ कभी देखा नहीं गया। और कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने एक कोई मुझे लाइन बता दें कि कभी उन्होंने किसानों के हित में कोई भी कार्य किया हो। सर ये भाषण हो गया, स्पेसिफिक जवाब दीजिए, बात कैसे आगे बढ़ेगी? 3 काले कानून से कम पर वो मानने को राजी नहीं है, उनका कहना है एमएसपी पर कानूनी गारंटी हो, बात कैसे आगे बढ़ेगी ये बता दीजिए चेयर साहब मुझे। चौरसिया जी कक्का साहब साफ कर चुके हैं बात कहना को। चाहूंगी, चाहे ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चाहे ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, जब किसान शांतमयी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे तो इनको खड्डे खोदने की क्या जरूरत थी उनके सामने? ठीक है, ये सवाल भी पूछ लेंगे, खड्डे क्यों खोदे ये भी बता दीजिए नेशनल हाईवे पर। चौरसिया जी, हाँ खड्डे इन्होंने खड्डे खोदे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, इन्होंने ठंडा पानी डाला हमारे बुजुर्गों के ऊपर। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे किसानों के ऊपर इतना गंदा व्यवहार किया जब वो शांतमय तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। इनकी गवर्नमेंट ने इतना बुरा सलूक किया, ये इनका सलूक बनता था हमारे किसानों के ऊपर? बिल्कुल नहीं बनता था। इसकी गवर्नमेंट क्या सोनिया जी रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए, सोलो एक नहीं चल रहा है। चेयर साहब जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं मैं मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर ऐलान करके पूरे देश के किसानों को बताया। कुछ कहना चाहता हूं प्लीज। आज मैं कहूंगा, कहना चाहता हूं आज मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी के ऊपर इतनी बहस की आवश्यकता नहीं थी। आज केंद्र सरकार की और किसानों की बात चल रही है। मुझे पता है किसानों के हित में निर्णय होगा, सरकार लेगी। किसानों के लिए मोदी जी जो भी करना चाहते थे वो कर रहे हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी चिंता कर रहे हैं। एमएसपी से ज्यादा किसानों को लाभ कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। किसान के जीवन में खुशहाली कैसे आवे इसकी चिंता कर रहे हैं। सर भाषण हो गया ना चेयर साहब, एक भाषण हो गया। देवेंद्र सिंह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए देवेंद्र सिंह जी। सर कुछ नहीं कर रहे हैं, कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने दिनों से किसान सफर कर रहे हैं इतनी ठंड में, क्या कर रहे हैं मोदी जी? ठंडा पानी डाल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी बहुत बड़े किसान है, सोनिया गांधी बहुत बड़ी किसान है, इनके चेले चपाटे बहुत बड़े किसान है। चलो आप लोग चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे बिचौलियों की वकालत करने वाले लोग बहुत बड़े किसान है। एक मुझे आप मुझे एक बात बताओ कि आप लोग बोलो कि चाहे वो सोनिया हो चाहे मोदी हो, किसान का भला चाहते हो आप लोग ना? हाँ ना में जवाब दो, आप भला चाहते हो इस क्या? देश के किसानों के लिए पहली बार चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सर आप मुझे इससे पहले बता दीजिए कांग्रेस पार्टी सहित कितनी पार्टियां रही हैं, प्लीज किसने किसानों की चिंता करने का काम किया? कौन किसानों के हित में बिल लेके आया? किसने किसानों की कानून बनाई? किसानों की चिंता का ठेका लिया। हम भी तो किसान है भाई, हम भी जनता है, हम भी भारत के निवासी हैं, हमें भी उतना ही जितना आप लोगों का है। मुझे ये बताओ आप कि चाहे मोदी जी हो चाहे सोनिया हो, आप किसानों का भला ही चाहते हो ना रल मिल के? यस और नो का जवाब दो आप। देखिए किसानों के भले के लिए ये बिल लाए गए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी से, दीपक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सिंह साहब सुन भी लीजिए, तरीका ठीक नहीं है। चेयर साहब जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और सोनिया जी आप भी सुनना सीखिए ना प्लीज। हम बहस में आए हैं। के अंदर आया हो तो मुझे बता दीजिए। चेयर साहब प्लीज खेती का कॉन्ट्रैक्ट है, व्यापारी जाएगा, सरकारी संस्था जाएगी, किसान के दरवाजे पर जाके उससे आप देखो मेरी बात सुनो। सिंह साहब आप अपनी बात कह चुके हैं, जवाब तो देने दीजिए उनको। ये गलत तरीका है प्लीज, ये मैं नहीं होने दूंगा। गलत तरीका है, आप बात तो सुन लीजिए उनकी। वो गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा ना। बोलिए चेयर साहब। दीपक जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जब से आंदोलन प्रारंभ हुआ है किसानों का सम्मान है, किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां जिस प्रकार से इसको राजनीतिक टूल दे रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए कभी कोई बिल, कोई विधेयक, कोई कानून कभी नहीं बनाया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, आप सब लोग जरूर समझ लें कि आज किसान कुर्ते पजामे में बैठा हुआ है,
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 विधेयक लाकर उसको एक जैकेट पहनाने का काम किया, उसको शॉल उड़ाने का काम किया, उसके संरक्षण के लिए और उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। पुराने कानून जो के त्यों रखे हुए हैं। आपको पुराने कानून को, अगर किसान को लगता है कि मेरा भला पुराने कानून से हो सकता है तो पुराने कानून के साथ जाए, और उनको लगता है कि मेरा भला नए कानूनों से हो सकता है तो नए कानूनों के साथ जाए। इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज किसान की आय बढ़ने जा रही है, इनको चिंता क्यों हो रही है? ये बिचौलियों की चिंता करने का काम क्यों? ठीक है, मैं एक मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर सवाल शहर साहब से, तो सवाल आपसे भी है, सवाल आपसे भी है कि क्या दीपक जी अभी तो मेरी बात खत्म नहीं हुई ना भाई। सर आप बोल ही रहे देवेंद्र सिंह साहब, आप बोल ही रहे देवेंद्र सिंह साहब। मैंने सबसे ज्यादा, राकेश सिंह जी बेचारे बैठे हुए हैं, एक बार बोला उन्होंने। अभी देखो मेरी एक लास्ट जो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, अभी वो सुन लीजिए प्लीज, 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। सर 2 मिनट नहीं मिलेंगे सर, आप लगातार बोल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी वो बोल रहे हैं सोनिया जी हो या मोदी जी हो, फिक्र नहीं है किसानों की किसी की, उनकी ये जनरल कंप्लेन है। जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, हम तो एक बात जानते हैं दीपक भाई, किसान की इस वक्त की जो जिम्मेवारी है वर्तमान केंद्र सरकार की है, संतुष्ट करने की है। किसान अगर हमसे असंतुष्ट था तभी हमारी सरकार गई, लेकिन हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि हमने किसानों के लिए अच्छे काम किए। भूमि अधिग्रहण बिल को अगर कोई एक आदमी भी ये कह दे कि ये बिल गलत है तो मुझे बता दीजिए, और किसान के लिए पिछले 200 सालों में अगर इससे अच्छा कोई काम किसी ने किया हो तो वो भी कोई बता दे। हमने काम किए, शायद सारे काम नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों की शिकायतें बनती हैं, वो शिकायतें भी हम सरमाथे पर कबूल करते हैं। हमारी बात यह है कि अगर हमने किसान अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण बिल के अच्छे काम किए, उसके बाद जो काम बचे हुए थे वो वर्तमान सरकार को करने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार अपने कामों से पीछा छुड़ाने के लिए पहले कभी हमारे ऊपर कमियां लाती है, फिर कभी किसानों के ऊपर कमियां लाती है, फिर कभी किसानों को कुछ बताती है, आतंकवादी बताती है, कभी किसानों को नक्सली बताती है। यह रवैया छोड़ करके सरकार को किसानों के संतोष के लिए और संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। पुरानी सरकारों को कोसने से क्या मिलेगा ये आप बता दीजिए आज की डेट। ठीक है, चलिए ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। गुरु प्रकाश जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, वो भी मेरे साथ हैं। बहस फिर से शुरू होगी। सोनिया जी और सिंह साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है थोड़ा छोटा बोलें सर, टेलीविजन डिबेट है प्लीज, हम यहाँ स्पीच नहीं देते। शिव प्रसाद जी अपनी बात कह के रुक गए, सबको अपनी बात कह के रुकना चाहिए। कक्का जी से भी शुरू करूंगा ब्रेक के बाद।